आज के इस वीडियो में हम लोग कक्षा 8 से लेकर के कक्षा 11 तक के सभी बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए हिंदी व्याकरण के अनुसार संज्ञा और संज्ञा के भेद को समझेंगे। तो आइए आगे चलें और देखें कि सबसे पहले कि संज्ञा किसे कहते हैं और संज्ञा है क्या। तो देखते हैं कि ऐसा पद या शब्द जो किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के नाम का बोध कराता हो उसे संज्ञा कहते हैं। मतलब ये कि किसी भी चीज़ के नाम को संज्ञा कहा जा सकता है। संज्ञा के भेद को लेकर विद्वानों में दो राय हैं। विद्वानों का एक वर्ग संज्ञा के 5 भेद मानते हैं, जबकि विद्वानों का एक अलग जो धारा है वो इसके सिर्फ 3 भेद मानते हैं। विद्वानों का वो वर्ग जो इसके 5 भेद मानते हैं, उनके हिसाब से संज्ञा के ये 5 भेद हैं। पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा, तीसरा द्रव्यवाचक संज्ञा, चौथा समूहवाचक संज्ञा और पांचवा भाववाचक संज्ञा। ये उन विद्वानों के अनुसार ये 5 भेद हैं जो मानते हैं कि संज्ञा के 5 भेद होते हैं। क्लियर? जबकि दूसरे वर्ग के विद्वान संज्ञा के सिर्फ 3 भेद ही मानते हैं। उनके अनुसार इसके सिर्फ 3 भेद होते हैं, जिसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा ही होते हैं। इनके मुताबिक जातिवाचक संज्ञा के 2 अन्य उपभेद भी होते हैं, जिनमें द्रव्यवाचक और समूहवाचक संज्ञा आते हैं। मतलब ये कि द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा ये दोनों जातिवाचक संज्ञा के उपभेद कहे गए दूसरे मतावलंबियों के अनुसार। अब देखें सबसे पहले व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है। कहते हैं कि जिस संज्ञा शब्द से किसी खास व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के नाम का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। मतलब व्यक्तिवाचक संज्ञा हमेशा विशेष का बोध कराती है। इसके अंतर्गत व्यक्तियों, नगरों, नदियों, पर्वतों, पुस्तकों, समाचार पत्र पत्रिकाओं, पर्वों, दिन, महीनों, वृक्ष आदि के नाम आते हैं। जैसे हम लोग उदाहरण में देखें कि मोहन, हिमालय, गंगा, लखनऊ आदि शब्द। क्लियर? इसी तरह अब जातिवाचक संज्ञा को देखें तो जातिवाचक संज्ञा के बारे में कहा जाता है कि जातिवाचक संज्ञा किसी की पूरी जाति या श्रेणी की जानकारी होती है। जातिवाचक संज्ञा से किसी के पूरी जाति या उसकी पूरी श्रेणी या संपूर्ण श्रेणी की जानकारी होती है। जैसे उदाहरण में हम लोग बोल सकते हैं बच्चा, लड़की, गाय, पहाड़, लड़का, नदी, नगर आदि। क्लियर? अब इसके बाद है कि द्रव्यवाचक संज्ञा। कि द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं जो संज्ञा शब्द कुछ ऐसे द्रव्य या पदार्थों का बोध कराते हैं जिनसे अनेक वस्तुओं का निर्माण होता है या फिर जिसे हम लोग माप या तौल सकते हैं। ऐसे सभी संज्ञा शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाएंगे। बात समझ में आ रही है? जैसे दूध है, दही, सोना, चांदी, ऊन, लकड़ी, पेट्रोल, प्लास्टिक, ठीक है, आदि। क्लियर? इसी तरह देखते हैं कि द्रव्यवाचक संज्ञा की गिनती नहीं हो सकती है। अब मान के चलिए दही की गिनती नहीं कर सकते हम लोग, सोना चांदी की गिनती नहीं कर सकते हैं, ऊन और पेट्रोल की गिनती हम लोग नहीं कर सकते हैं। मतलब ये कि द्रव्यवाचक संज्ञा की गिनती नहीं की जा सकती है तथा इनका प्रयोग हमेशा एक वचन में होता है। ये याद रखने वाली बात है। इसको आप याद रखेंगे कि द्रव्यवाचक संज्ञा जो संज्ञा शब्द ऐसे द्रव्य या पदार्थों का बोध कराते हैं जिनसे अनेक वस्तुओं का निर्माण होता है, या फिर यूँ कह लें ऐसे संज्ञा शब्द जिनसे ऐसे वस्तुओं का पता चलता है जिन्हें हम लोग माप सकते हैं, तौल सकते हैं। क्लियर? और द्रव्यवाचक संज्ञा की गिनती नहीं की जा सकती है तथा इनका प्रयोग हमेशा एक वचन में ही होता है। क्लियर?
अब इसके आगे हैं कि समूहवाचक संज्ञा, कि जिन शब्दों से किसी समूह या समुदाय की जानकारी होती है वे शब्द समूहवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे बाजार, वर्ग, सभा, सेना, टीम, दल, पुलिस, मंत्रिमंडल आदि ऐसे शब्द हैं जो समूहवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। क्लियर? समूहवाचक संज्ञा का भी प्रयोग हमेशा एक वचन में ही होता है या एक वचन के रूप में ही इसका प्रयोग होता है, क्योंकि ये एक ही समूह की जानकारी देते हैं। बात समझ में आ रही है? अब इसके आगे है भाववाचक संज्ञा। कहते हैं कि जिन संज्ञा शब्दों से प्राणियों के गुण, दोष, दशा, धर्म, कार्य, मनोभाव आदि का बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सच्चाई, शीतलता, प्रार्थना, बचपन, सुंदरता, प्रेम, योग्यता आदि इसके उदाहरण हो सकते हैं। भाववाचक संज्ञा का निर्माण कई प्रकार से किया जाता है, जिनमें जातिवाचक संज्ञा से भी भाववाचक संज्ञा का निर्माण किया जाता है, सर्वनाम से भी, विशेषण से भी, अव्ययों से भी और क्रियाओं से भी। क्लियर? अब इसमें देखते हैं कि जातिवाचक संज्ञा से जो बनते हैं भाववाचक संज्ञा, उसमें बच्चा जातिवाचक संज्ञा है, उससे जो भाववाचक संज्ञा बना वो बचपन। नारी जातिवाचक संज्ञा है, उससे भाववाचक संज्ञा बना नारीत्व। व्यक्ति जातिवाचक संज्ञा है, इससे भाववाचक संज्ञा बना व्यक्तित्व। क्लियर? इसी तरह मित्र से मित्रता, आदमी से आदमीयता, शत्रु से शत्रुता, लड़का से लड़कपन आदि ऐसे भाववाचक संज्ञा इसके उदाहरण हो सकते हैं जो जातिवाचक संज्ञा से बनते हैं। क्लियर? इसी तरह अब सर्वनाम से देखें तो देखते हैं कि आप सर्वनाम है, इससे भाववाचक संज्ञा आपा होगा। सर्व सर्वनाम है, इससे सर्वस्व ये भाववाचक संज्ञा है। अपना ये भी सर्वनाम के उदाहरण है, इससे जो भाववाचक संज्ञा बनेंगे वो अपनापन होगा। निज निज भी सर्वनाम है, इससे जो भाववाचक संज्ञा बनेंगे वो निजता। स्व से स्वत्व, अहंग से अहंकार, मम से ममता आदि इसके उदाहरण होंगे। क्लियर? अब विशेषण से जो भाववाचक संज्ञा बनते हैं उसमें देखें बुरा, चौड़ा, हरा, ये सभी विशेषण हैं। इनसे जो भाववाचक संज्ञा बनेंगे बुरा से बुराई, चौड़ा से चौड़ाई, हरा से हरियाली, अच्छा से अच्छाई, मोटा से मोटापा, लघु से लघुता, गरीब से गरीबी आदि। क्लियर? इसी तरह आप देखें अव्यय से। अव्यय का मतलब होता है जिसका व्यय नहीं हो, अर्थात जिसके रूप में किसी भी कारणों से, किसी भी व्याकरणिक कारणों से कोई परिवर्तन नहीं होता है, वो अव्यय है। ठीक है? उसमें देखें निकट है, समीप है, शीघ्र है, ये सभी अव्यय हैं। इससे भी भाववाचक संज्ञा बनाए जाते हैं। जैसे निकट से निकटता, समीप से समीपता, शीघ्र से शीघ्रता, दूर से दूरी, मना से मनाही, निकट से निकटता, अभी मैंने बताया। ये सब अव्यय से भाववाचक संज्ञा के उदाहरण हो सकते हैं। क्लियर? इसी तरह अब है क्रिया से। हंसना, लड़ना, पढ़ना, ये सभी क्रिया हैं। इनसे काम होना या काम के करने का बोध होता है। हंसना से भी भाववाचक संज्ञा बन सकते हैं। जैसे हंसना से हंसी, लड़ना से लड़ाई, पढ़ना से पढ़ाई, बनाना से बनावट, उड़ना से उड़ान, घबराना से घबराहट आदि। क्लियर? अब इसके अतिरिक्त कभी कभी व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग जातिवाचक संज्ञा के रूप में, तो कभी कभी
जातिवाचक संज्ञा का व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में भी प्रयोग होता है। उदाहरण के तौर पर हम लोग देखें, अगर व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग जातिवाचक संज्ञा में के रूप में होता है तो उसमें हम लोग बोल सकते हैं कि इन जयचंदों के कारण ही देश परास्त होता रहा है। ठीक है, यहां हम लोग देखें कि जयचंद शब्द जो है देशद्रोहियों के लिए प्रयुक्त हुआ है। जयचंद किसी व्यक्ति विशेष का नाम है, लेकिन इसका प्रयोग जातिवाचक के रूप में हुआ है। यहाँ देशद्रोही जो हैं उन सब के लिए जयचंद शब्द का प्रयोग हुआ है। यहाँ ये व्यक्तिवाचक संज्ञा जातिवाचक बन गया। इसी तरह एक अन्य उदाहरण भी इसके लिए कि कहता है कि विभीषणों से बचो। विभीषण भी एक व्यक्ति विशेष का नाम है या था, हम लोग जानते हैं, लेकिन इसका प्रयोग यहां पर घर के भेदिये से हुआ है। मतलब ऐसे लोग जो घर की बात बाहर तक फैलाने वाले जो लोग होते हैं उनके लिए ये विभीषण शब्द का प्रयोग हुआ है। तो मतलब यहाँ ये व्यक्तिवाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा के रूप में इनका प्रयोग हुआ है, ये स्पष्ट होता है। तो इस प्रकार कहा जा सकता है कि कभी कभी व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग जातिवाचक संज्ञा के रूप में भी होता है। इसी तरह कभी कभी जातिवाचक संज्ञा का प्रयोग भी व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में होता दिखाई देता है। जैसे उदाहरण के लिए हम लोग बोलें कि पंडित जी भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। पंडित जी ये जातिवाचक संज्ञा है, पर हम उस पंडित जी की बात करते हैं जो देश के पहले प्रधानमंत्री थे, मतलब जवाहरलाल नेहरू। तो यहाँ देखते हैं कि ये जातिवाचक संज्ञा पंडित जी व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग हुआ है, तब तो हम लोग कहते हैं कि पंडित जी भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। इसी तरह एक दूसरा उदाहरण ले लें कि शास्त्री जी देश के दूसरे प्रधानमंत्री थे। शास्त्री जी ये भी जातिवाचक संज्ञा है, पर इसका प्रयोग यहाँ पर हम लोग व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में किया है। दूसरे प्रधानमंत्री कोई एक व्यक्ति विशेष थे, मतलब लाल बहादुर शास्त्री, वो देश के यानी अर्थात भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे। तो यहाँ देखते हैं कि जातिवाचक संज्ञा, ये शास्त्री जी हो या पंडित जी, ये सभी जातिवाचक संज्ञा है, पर इनका प्रयोग यहाँ पर हम लोग व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में किया है। तो इस तरह कहा जा सकता है कि कभी कभी व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग जातिवाचक संज्ञा के रूप में, तो कभी कभी जातिवाचक संज्ञा का प्रयोग व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में भी किया जाता है। क्लियर? अब इस तरह से यहाँ आगे देखते हैं कि इसी तरह जब द्रव्यवाचक और भाववाचक संज्ञा का प्रयोग बहुवचन में होता है तो वो जातिवाचक संज्ञा बन जाती है। याद रखेंगे कि द्रव्यवाचक और भाववाचक संज्ञा का प्रयोग हमेशा एक वचन में ही होता है, लेकिन कभी कभी इनका प्रयोग बहुवचन में भी होता हुआ देख सकते हैं। जब कभी जहाँ कहीं भी द्रव्यवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा का प्रयोग बहुवचन में हुआ हो तो हमको समझ लेना चाहिए कि वहाँ वो जातिवाचक संज्ञा हैं। जैसे उदाहरण के लिए हम लोग बोलें कि उदाहरण के लिए हम लोग एक ले लें कि यह फर्नीचर कई प्रकार की लकड़ियों से बना है। यह फर्नीचर कई प्रकार की लकड़ियों से बना है। इसी तरह कि आपस में उनकी दूरी बढ़ती ही जा रही है, आपस में उनकी दूरियां बढ़ती ही जा रही है। तो ये दोनों उदाहरण हैं। यहाँ देखते हैं लकड़ियाँ और दूरियाँ दोनों एक द्रव्यवाचक संज्ञा है लकड़ियाँ और दूसरा भाववाचक संज्ञा है दूरियाँ। इनका प्रयोग बहुवचन में हुआ है, अर्थात ये दोनों शब्द यहाँ जातिवाचक संज्ञा हैं। क्लियर? तो ये थे हिंदी व्याकरण के अनुसार संज्ञा के भेद। आशा है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे आप लाइक करें, इसे अपने मित्रों तक शेयर करें, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि समय से नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप सबको मिलता रहे। आप देखते रहिए हिंदी ट्यूटोरियल क्लासेस। धन्यवाद।